जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्यकालीन संगठन, प्रशासनिक व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था के बारे में कि उस समय का क्या क्या था, ये सब चीज़। ठीक है, मौर्यकालीन संगठनों में जैसे कि अलग अलग संगठन बनाए जाते हैं। जैसे कि किसानों ने अलग संगठन बना लिया, विद्यार्थियों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP बना लिया। वैसे अनेक प्रकार के जो शिल्पकार है वगैरह सब चीज़ों का अलग अलग संगठन होता है। जैसे पाकिस्तान में देख लिया तो मस्त मस्त आतंकवाद वाले लोगों का, आतंकवादियों का बड़ा बड़ा संगठन होता है। ठीक उसी प्रकार से मतलब संगठन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मौर्य काल में बहुत सारे संगठन बनाए गए थे, जिनमें तीन प्रमुख संगठन थे: श्रेणी, निगम और सार्थवाह। ठीक है, श्रेणी श्रेणी उन शिल्पकारों का जो संगठन है, शिल्पकार जैसे कि बहुत सारे मटके वगैरह पर आकृति पर चित्र बनाने वाले हैं, दीवार वगैरह पर चित्र बनाने वाले हैं। ठीक है, कुछ भी मटका घड़ा वगैरह बनाने वाले हैं, ईंटें बनाने वाले हैं, जितने भी शिल्पकारी वाले वस्तुएं हैं। ठीक है, बांस से कुछ कुछ बहुत सारी छीटियाँ बिछिया वगैरह बनाने वाले होते हैं, वो सब शिल्पकार की श्रेणी में आते हैं। इनका जो संगठन है वह कहलाता है श्रेणी। ठीक है, का संगठन है श्रेणी कहलाता है। निगम निगम मतलब सोनू निगम या नगर निगम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर निगम जो है वह व्यापारियों का समूह है। ठीक है, जितने भी बिजनेस वाले लोग होते हैं उन सब का संगठन निगम कहलाता है। सार्थवाह सार्थवाह यानी कि होता है काफिला। काफिला यानी कि कारवां मतलब राहगीरों का जो समूह जो जाता है ना, कबीला टाइप का, सही है, उसे काफिला कहते हैं। काफिला वाले लोगों का जो समूह है वह कहलाता है सार्थवाह। ठीक है, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था देखते हैं कि उस समय की सैनिकों की जो व्यवस्था थी, उस समय की सैन्य व्यवस्था किस प्रकार थी, क्या थी। ठीक है, मौर्यकालीन जो सैन्य व्यवस्था थी ना, बहुत विशाल थी। ठीक है, इतना बड़ा था कि इसे मतलब कहा जाता है कि सिकंदर जो है वह घनानंद की सेना को देखकर भाग गया था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, जिसकी बेटी दुर्धरा, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका काम तमाम कर दिया और उसके बाद फिर मौर्य वंश की स्थापना की। उसकी सेना जो थी उसे देखकर जो है सिकंदर वह डर के मारे भाग गया। ठीक है, तो मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था ऐसी थी कि वह नंद वंश से भी 3 गुना बड़ी थी। तो सोच लीजिए, सिकंदर अगर देख लेता तो वहीं से मुद के चला जाता कसम से। ठीक है, तो मौर्यकालीन जो सैन्य व्यवस्था है वह ऐसी थी कि वह उस समय के सैनिक जो थे, सैन्य व्यवस्था वो काफ़ी विशाल थी। स्थायी व अस्थायी 2 प्रकार के इसमें सैनिक थे। ठीक है, एक सैनिक ऐसे थे जो स्थायी थे और एक सैनिक अस्थायी थे। युद्ध क्षेत्र में सेना का जो नेतृत्व करने वाला होता था, अधिकारी होता था युद्ध के क्षेत्र में, उसे कहा जाता है नायक। ठीक है, सेना का जो अधिकारी, ऐसा अधिकारी जो लीड करके सेना को चले, उसे कहा जाता है नायक। ठीक है, अनिल कपूर वाला नायक नहीं है ये। मौर्य काल की सेना जो है वह नंद वंश से 3 गुनी थी। ठीक है, इतनी बड़ी विशाल सेना थी। कौटिल्य ने सेना को जो है वह 3 भागों में बांटा था। पुश्तैनी सेना में बांटा था। ठीक है, दूसरा था भाटक सेना और तीसरा है नगर पालिका सेना। नगर पालिका नगर निगम वाला, म्यूनसिपैलिटी वाला सेना नहीं है। ठीक है, ये पुश्तैनी सेना, भाटक और नगर पालिका, इन 3 श्रेणियों में इसे बांट दिया गया था। जस्टिन नाम के जो व्यक्ति थे, वो उन्होंने कहा था कि मौर्य काल की जो सेना थी वह डाकुओं का एक गिरोह था। ठीक है, ऐसा इंसान को ना 2 थप्पड़ 4 थप्पड़ ऐसा मतलब गली के चौराहे में बांध के मैं इनको मारता, ऐसे अंग्रेज लोग को। ठीक है, इसका कहना था कि मौर्य काल की जो सेना थी वो डाकुओं का एक गिरोह था और इसके हिसाब से सिकंदर जो है वह महान था। सिकंदर महान थोड़ी ना था, लोगों को मारता था, पीटता था, लूटता था, कि बहन बेटियों के साथ जो चाहे वो करता था। ऐसे कोई ये जस्टिन नाम का जो हरामी है वह उसे महान कहेगा, लेकिन मौर्य काल के जो महान इतना बड़ा सेना था उसे डाकुओं का एक गिरोह, इसलिए मैं गाली देता हूँ ऐसे विदेशियों को। ठीक है, मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज ने बताया कि सेना के रख रखाव के लिए 6 समितियां बनाई गई थी। कितनी समितियां? 6 समितियां बनाई गई थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। ठीक है, 6 समितियां और 5 सदस्य, मतलब 6 पंचे 30 व्यक्तियों का अर्थ था। ठीक है, इसमें और देखते हैं आप प्रशासनिक व्यवस्था की, उस समय के प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी। देखिए, मौर्यकालीन प्रशासन जो है वह एक केंद्रीकृत प्रशासन है। जिस प्रकार का आज एक सेंट्रल गवर्नमेंट का चलता है, उसी प्रकार से उस समय भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट चलता था। मतलब जितनी भी ताकत होती है आज केंद्र के पास है। ठीक है, केंद्र सरकार के पास, उसी प्रकार से उस समय केंद्रीकृत करके चलता था और उस समय का केंद्र में होता था राजा। ठीक है, तो राजा के पास सारी शक्तियाँ होती थी। पूरा इतना बड़ा अखंड भारत, अटक से हाटक तक, ठीक, कटक से हाटक तक, ठीक है, उसे पूरा एक केंद्रीकृत करके रखना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, राजा जो है, राजा को सलाह देने के लिए आज मंत्रिपरिषद की का स्थापना किया गया है। आज भी आप लोग देखेंगे तो जो सरकार चलाया जाता है, सरकार बहुत सारे मंत्रियों के सलाह पर, मंत्रिपरिषद के सलाह पर और ठीक है सेक्रेटरीट की सलाह पर चलता है। उसी प्रकार से उस समय भी राजा को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी।
उच्च अधिकारियों जो है, उच्च अधिकारियों को तीर्थ या फिर कहा जाता है महामात्र, ठीक है। उच्च अधिकारी जो उस समय के हाई कमिश्नर हुआ करते थे उन्हें कहा जाता है तीर्थ। तीर्थ यात्रा वाला तीर्थ नहीं है, ये हाई कमीशन है, उच्च अधिकारी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। महामात्र ये अधिकारियों को ही उस समय कहा जाता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग उस समय किया जाता था। इसकी जो संख्या है वह 18 थी, ठीक है। 18 मंत्रियों का कैबिनेट था उस समय, ठीक है। जासूस को इस समय चर कहा जाता था, ठीक है। जासूसों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? चर शब्द का प्रयोग। देखिए 18 जो है महामात्र, उन्हें देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में उल्लेखित है ये सब चीज़, ये तीर्थ, ठीक है। जिन्हें शीर्षस्थ अधिकारी हैं उन्हें ही कहा जाता है तीर्थ कहा जाता है, ठीक है। तो पहला अधिकारी है जिसे अमात्य कहा जाता है। अमात्य यानी कि अधिकारी को अमात्य कहा जाता है, जैसे कि धम्म महामात्र हो गया, ठीक है। अमात्य को ही महामात्य महामात्र ऐसा हो गया, ठीक है। तो धर्म महामात्र हो गया, जैसे स्त्री महामात्य हो गया। इसी प्रकार से जो अमात्य होगा जो शब्द है उसका अर्थ होता है अधिकारी, ठीक है। दूसरा होता है पुरोहित। नाम से ही पता चलता है कि पंडित जी होंगे, ठीक है। तो धर्म और इस दान वगैरह करने का जो विभाग था उसके जो अध्यक्ष थे या प्रधान थे या फिर प्रमुख थे उन्हें कहा जाता है पुरोहित। तीसरा है सेनापति। सब भी जानते हैं कि सेना का प्रमुख जो होगा, सैन्य विभाग का जो प्रधान होगा उसे सेनापति कहा जाएगा। युवराज राजा का बेटा, ठीक है, राजा का पुत्र, राजपुत्र युवराज कहलाता है। द्वारिक, द्वारिक यानी राज दरबार का रक्षक, राजकीय रक्षक, राजकीय द्वार का जो रक्षक होता है उसे कहा जाता है द्वारक, द्वारिक, ठीक है। द्वारिक यानी से द्वार, द्वार कहा जाता है, ठीक है, घर द्वार वाला द्वार। तो जो द्वार का रक्षक होता है, प्रमुख द्वार का, राजकीय प्रमुख द्वार का जो रक्षक होता है उसे द्वारिक कहा जाता है, ठीक है। गेट कीपर समझ लीजिए आप लोग, वॉचमैन, ठीक है। अंतर्वेदिक, अंतर्वेदिक यानी कि अंतःपुर का अध्यक्ष, ठीक है, अंतःपुर का अध्यक्ष। समाहर्ता, समाहर्ता मतलब आय का संग्रह करता। कुल मिलाकर ये मतलब वित्त मंत्री टाइप का आदमी था, ठीक है, समाहर्ता। सन्निधाता, सन्निधाता यानी कि राजकीय कोष का मतलब अध्यक्ष। ये भी मतलब वित्त मंत्री के रूप में कहें तो सन्निधाता ही वित्त मंत्री है, जो राजकीय कोष का अध्यक्ष। समाहर्ता जो है वह आय का संग्रह करने वाला था, मतलब आरबीआई टाइप से, मतलब समझ लीजिए जो रिपोर्ट पब्लिश करता है वही टाइप का, ठीक है। बैंक था समझ लीजिए उस समय का। प्रशासता यानी कि कारागृह का अध्यक्ष, टीआई टाइप का आदमी था, थाना इंचार्ज, ठीक है। प्रशासता कारागृह यानी कि जेल का ये अध्यक्ष था। प्रदृष्टि यानी कि कमिश्नर, कमिश्नर भी था उस समय, मतलब प्रदेशी था उस समय, जिसे आज कमिश्नर के नाम से जाना जाता है। पौर, पौर या फिर महापौर, जिसे आजकल महापौर कहा जाता है, मेयर, उस समय था पौर। पौर जो था उस समय का नगर का कोतवाल हुआ करता था। गाँव में हाका वगैरह पारने के लिए, यानी कि संदेश वगैरह कोई आया हो ग्राम पंचायत में तो उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए हाका परवाया जाता है, मतलब छत्तीसगढ़ी में हाका पारना कहते हैं, ठीक है। शोर मचा मचा के फिर बताता है घूम घूम के, तो यही काम कोतवाल का होता है। तो नगर का कोतवाल को उस समय पौर कहा जाता है। व्यवहारिक नाम है बस इसका, व्यवहारिक रहने को यह है चीफ जस्टिस, ठीक है। इंडिया के चीफ जस्टिस जैसे कि अभी हैं चंद्रचूड़ जी, ठीक है। तो उसी प्रकार से मुख्य न्यायाधीश जो थे उस समय के उसे कहा जाता है व्यवहारिक, कहा जाता था व्यवहारिक। नायक द रियल हीरो, अनिल कपूर वाला नहीं है ये, नगर रक्षक अध्यक्ष है, ठीक है। नगर रक्षक जो होते हैं, जितने सारे नगर का रक्षा करने के लिए, देखिए एक नगर है, नगर में बहुत सारे लोग हैं, तो लोगों को मतलब कब क्या समस्या हो जाए, कब कौन लड़ाई हो जाए, क्या हो जाए, इसके लिए मतलब ना नगर के बीचों बीच में मतलब पुलिस वगैरह मतलब ऐसे टाइप से घूमते रहते थे रक्षक लोग। तो नगर रक्षक बहुत सारे थे उस समय। तो ये जो नायक है उन्हीं नगर रक्षकों का फिर मतलब लीडर हुआ करता था, अध्यक्ष होता था। जैसे कहीं पर कोई लड़ाई हो गया तो वहीं आसपास जो भी पुलिस टाइप के लोग रहते थे उस समय के रक्षक, तो वो लोग उस चीज़ों को सुलझाते थे, और उतने भी नहीं सुलझता था फिर नायक के पास जाते थे कि नायक ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो उस चीज़ों को सुलझाता था। और ना समझे तो और फिर बड़े अधिकारी उनके पास लेकर जाते थे। कर्मांतिक, कर्मांतिक जो थे वो उद्योग या कारखाना के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, उद्योग मंत्री थे, समझ लीजिए इसे उद्योग मंत्री के। मंत्री परिषद यानी कि जितने अध्यक्ष थे उन्हें मंत्री परिषद के रूप में जाना जाता था। दंडपाल, नाम का दंडपाल है, इसका काम था सैन्य सामग्री एकत्रित करना, ठीक है, सैन्य सामग्री एकत्रित करना दंडपाल का काम था, ठीक है, दंड देने का कार्य नहीं करते थे। दुर्गपाल, दुर्गपाल का काम वही था, राजकीय दुर्ग रक्षक, मतलब दुर्ग मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है, तो उस बाउंड्री की रक्षा के लिए जो है वह कहलाता है दुर्गपाल। अंतपाल, अंतपाल जो है वह सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक है। देखिए दुर्गपाल जो है वह
राजकीय दुर्ग का रक्षक है, और अंतपाल जो है वह सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक है। इसे अंतपाल को हम लोग BSF के रूप में जान सकते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जितनी भी चीज़ें हैं सब लोग को आप लोग अच्छे से नोट बना लिया कीजिए, ठीक है। जैसे मैं हटता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, अच्छे से 480 पेज पे रख लिया कीजिए वीडियो को, और नोट्स बनाते चलिए और याद करते चलिए। जितना भी पढ़ा रहा हूँ ये सब फालतू नहीं है, सच में बिल्कुल ये आता है, विश्वास कीजिए यार आप लोग, ठीक है, विश्वास कीजिए, सच में आता है ये सब। जितना भी हिस्ट्री का क्लास है ना, अभी 1-2-4 महीने जितना भी चलेगा, हिस्ट्री क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद फिर दूसरा क्लास शुरू करेंगे। तो अच्छे से नोट बनाइए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जय हिंद।